तो डेंगू के डंक की अब बात करेंगे। प्रदेश में डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 750 को पार कर गया है और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आधी अधूरी तैयारियों का खामियाजा डेंगू मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों के परिजनों को प्लेटलेट्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। साथ ही मरीजों का आरोप यह है कि उनसे डेंगू टेस्ट के नाम पर मनमानी रेट वसूले जा रहे हैं। वहीं फॉगिंग और दवाई छिड़काव भी धरातल पर नहीं दिख रहा है, जबकि राजधानी में फॉगिंग के नाम पर 40 लाख खर्च किया गया है। तो 3 डेंगू के मरीजों ने जान भी गंवा दी है। 750 के पार आंकड़ा पहुंच गया है डेंगू के मरीजों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनमानी रेट यहां पर हॉस्पिटल डेंगू टेस्ट के नाम पर वसूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लेटलेट्स के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है मरीजों को, क्योंकि प्लेटलेट्स की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं अस्पताल से। हमारे साथ विशाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, क्या स्थिति है इस वक्त हॉस्पिटल्स में? डेंगू के मरीजों को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी समस्याएं भी हैं, लेकिन उस पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो फॉगिंग हो या फिर व्यवस्था करना हो अस्पतालों में। बिल्कुल, देखिए बरसात के बाद ये मामले और ज्यादा बढ़ने लगे हैं और अस्पताल में काफी मरीज जो है वो रुक करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मरीज और ऐसे में डॉक्टर उनके टेस्ट लिख रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर से टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उनको बाहर से जो टेस्ट है वो काफी माने जो रेट है वो उनसे ले रहे हैं। ये उनका साफ तौर पर कहना है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की आधी अधूरी तैयारियों के कारण ही मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। और लगातार मरीजों का ये आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग अगर इसमें तैयारी पूरी कर लेता तो उनको प्लेटलेट्स के लिए ज्यादा दर दर ना भटकना पड़ता, या फिर उनको बेड्स के लिए ज्यादा ना भटकना पड़ता, या फिर जिस तरह से उनसे मनमानी रेट वसूले जा रहे हैं वो उनको ना भटकना पड़ता। लेकिन काफी उनको भटकाव हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 750 मामले पहुंच गए हैं और केवल राजधानी देहरादून में ही 500 मामले डेंगू के सामने आ गए हैं। तो ऐसे में कयास लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो मामले हैं जो बढ़ रहे हैं उन पर किस तरह से बीत रही होगी। और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा चिंता नहीं जता रहा, क्योंकि लगातार जब लोगों से इस तरह की वसूली हो रही है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और ऐसे में राजधानी में जो फॉगिंग वाला मामला है वो भी पूरी तरह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अभी भी फॉगिंग का कुछ अता पता नहीं है। फॉगिंग कराने के लिए भी लोग धरने पर बैठ रहे हैं कि हमारे इलाके में फॉगिंग कराई जाए, क्योंकि मामले डेंगू के तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के आदि लोग जो पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी बीमारियों को लेकर, चाहे वो डेंगू हो कोई और हो, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बातचीत भी कीजिएगा लोगों से और किसी डॉक्टर से भी आपकी बातचीत हो पाए तो वो भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि अभी काफी मरीज पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और ऐसे में भी काफी बड़ी संख्या में है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन व्यवस्था आप देख सकते हैं कि अभी क्योंकि संडे का भी दिन है और ऐसे में ये सरकारी अस्पतालों की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी तैनात हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में यहाँ पर तैयारी उस तरह से नहीं दिख रही है। और ऐसे में देखिए आपको यहाँ का पूरा माहौल हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर लोग जो वो पहुंच रहे हैं। एक डॉक्टर के पास कितनी भीड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जब यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और केवल एक डॉक्टर इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये कयास लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, किस तरह से डेंगू के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, कितना माहौल है और कैसे बढ़ रहा है? डेंगू के काफी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कुछ रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, कुछ अभी विदाउट इन्वेस्टिगेशन आ रहे हैं हमारे पास, बट काफी तादाद में पेशेंट्स हमारे पास, मैक्सिमम पेशेंट्स फीवर पेन, एब्डोमेन, बैक पेन के आ रहे हैं, बॉडी एक, हेडेक, काफी पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स की भी क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं मरीजों को? प्लेटलेट की समस्या वैसे ऐसा आनी तो नहीं चाहिए, पर अब ब्लड बैंक दोनों हॉस्पिटल का अंदर ही है, तो अगर डोनर की जरूरत हो, देखो हर कोई ब्लड बैंक लेता ही लेता है। तो ऐसे में कितने कितने मरीजों को आपको मैनेज करना पड़ जा रहा है अकेले? नाइट में देखा जाए तो पेशेंट्स 250, 300, 348 पेशेंट्स 29 डेट को 12 आवर्स में आए थे। इवनिंग में 150 से 200 पेशेंट आ रहे हैं, नाइट में 200, 250, 300 पेशेंट्स आ रहे हैं।
बिल्कुल शीनम, कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बात भी की और आपने तस्वीरें भी दिखाई। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। डेंगू से एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं एक राहत की खबर भी सामने आ गई है। डेंगू से डरे हुए लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि कोरोना से संक्रमित हुए लोगों में डेंगू का असर कम पाया जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में हुई रिसर्च में यह पता चला है कि कोरोना के कारण बनी एंटीबॉडी डेंगू से भी लोगों को बचा रही है। 189 डेंगू के मरीजों में यह रिसर्च की गई और कोविड हो चुके मरीजों में डेंगू का असर काफी कम देखा गया। तो कोरोना की जो एंटीबॉडी बनी है वो प्रोटेक्ट कर रही है डेंगू से लड़ने में, और डेंगू से डरे हुए लोगों के लिए ये राहत की खबर है। कोविड की एंटीबॉडी मदद कर रही है। हालांकि प्रदेश में इस वक्त मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। 705 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब गूंजी में स्थानीय लोगों और बीआरओ के बीच भारी विवाद हो गया। ग्रामीणों ने बीआरओ की कमांडिंग ऑफिसर भावना चौधरी पर जनजातियों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया, उन्हें आहत करने का दरअसल आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बीआरओ रोड निर्माण के काम में लगे स्थानीय लोगों को हटा रहा है, उनकी जगह बाहरी राज्य के लोगों को काम दे रहा है। इस मामले की शिकायत करने जब वो बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचे तो भावना चौधरी ने उनके साथ गंदा व्यवहार किया, साथ ही अनुसूचित जनजाति की धार्मिक भावनाओं का मजाक भी बनाया। बीआरओ अधिकारी के खिलाफ ग्रामीण गुंजी में ही धरने पर बैठ गए हैं और विवाद को बढ़ता हुआ देखकर धारचूला प्रशासन ने भी मामले को ठंडा करने की कोशिश शुरू कर दी है। अभी हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमको प्यार से बात करनी है। काम करते हो, काम नहीं करते हो, तो हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग किया। कहा कि यदि महिला अपने बयानों को वापस नहीं लेती है, महिला अधिकारी, और स्थानीय लोगों को यदि काम पर नहीं रखते, बाहरी लोगों को रखकर इसी प्रकार से मान के लोगों को उत्पीड़न किया जाएगा, तो स्थानीय लोग बड़े आंदोलन करेंगे। कुछ ये भी बातचीत आई थी कि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हैं लोगों के। तो आज हमारी भी कर्नल कोटाला सर हैं जो बीआरओ के यहाँ पे कमांडर हैं, उनसे बात हुई थी एंड कमांडर साहब अभी ऊपर जाएंगे गुंजी में और वो बता रहे हैं कि हम लोग खुद इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे। क्या क्या जो भी लोकल्स के कंसर्न है उनसे बातचीत करके वहाँ पे हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे। देहरादून के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुए रजिस्ट्री घोटाले में मुख्य आरोपी और नामी वकील कमल विरमानी की जमानत खारिज हो गई है। सीजेएम कोर्ट ने विरमानी की बेल को खारिज करने के साथ ही 2 दिन की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप यह है कि देहरादून में 600 करोड़ से ज्यादा की सरकारी और खाली पड़ी जमीनों के फर्जी कागजात बनाए गए, फिर रजिस्ट्री ऑफिस से बदले गए और खुर्द बुर्द करके करोड़ों की हेरफेरी की गई। सीएम धामी के आदेश पर बनी एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी है। अब ईडी भी जल्द ही इसमें एक्शन लेने वाली है। आरोपियों की अकूत संपत्ति पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि रजिस्ट्री ऑफिस के अफसरों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ये तो एक छोटे से वहाँ कर्मचारी थे जो कि सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, उन लोगों को गिरफ्तार करके इन्होंने जेल भेज दिया है कि इसमें कौन कौन लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के सम्मिलित थे या कोई अधिकारी, क्योंकि अधिकारी भी इसलिए हो सकता है कि भाई कोई ना कोई तो इसका मालिक होगा ही होगा। तो वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ सो रहे थे? अगर वो सो रहे थे तो ये गंभीर लापरवाही है। अगर उनकी भी संलिप्तता है तो पुलिस को इस बारे में भी जांच करनी चाहिए। तक 7 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और 9 लोग अभी तक पुलिस ने इसमें अरेस्ट करके जेल भेजे। बाकी भी आगे भी जांच जारी है पुलिस की, और जो भी इसमें आगे जो आएगा जिसका भी रोल होगा उसी हिसाब से पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई जो भी है वो करेगी। उत्तरकाशी के जसपुर नीराकोट सिल्याण मोटरमार्ग की स्वीकृति के साथ ही कार्य का विधिवत शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मोटरमार्ग कार्य का शिलान्यास कर विधिवत कार्य प्रारंभ कराया।
ग्रामीणों की लंबी पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामीण बेहद खुश नजर आए और लोक नृत्य रासों की प्रस्तुति देखकर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। विधायक गंगोत्री सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि मुझे खुशी है कि चुनाव के समय मैंने सभी ग्रामवासियों को भरोसा दिया था कि ये सड़क मेरी प्राथमिकता में रही है तथा जिला मुख्यालय के नजदीक होकर ये तीनों गांव रोड से वंचित थे, जिसे आज पूरा कर लिया गया। ग्राम सिल्यान से की जो सड़क जा रही है उसके उपलक्ष्य में लोग ये रास्ता कर रहे हैं। इसमें विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय विधायक सुरेश चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इससे आभार। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अथक प्रयास से जसपुर सिल्यान नेराकोट की जो वर्षों से सड़क की जो मांग थी और शहर से लगा हुआ ये क्षेत्र था, लेकिन बड़ा दुख होता था कि आज तक भी यहाँ सड़क नहीं गई और आज जो है हमारे समस्त ग्रामवासियों की जो ये मांग पूरी हुई और आज ये कार्यक्रम इस सड़क का उद्घाटन है। सड़क खुदनी शुरू हुई, इसके लिए 1,28,00,000 रुपए और लगभग 4.25 किलोमीटर के लगभग ये सड़क है। तो गांव वालों को मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सीरो समेत अन्य गांव को जाने वाली सड़कें खस्ता हाल है। ग्रामीण लंबे वक्त से सड़क की दुर्दशा सुधारने के लिए सड़क डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। खराब सड़क की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। सीरो समेत भौसाल, भेटी, खलजी खाल, मोटर मार्ग, पिपला टेका मोटर मार्ग की खस्ता हाल से ग्रामीण परेशान है। सड़क पर बने हुए गड्ढे सड़क दुर्घटनाओं को भी न्योता दे रहे हैं। और विगत 15-20 सालों से ये स्थिति हो रखी है कि सड़क जब भी बनती है तो कुछ समय बाद वो टूट जाती है और फिर हालत जस के तस हो जाते हैं। रोज के रोज कई दिन किसी के पट्टे टूट जाते हैं, किसी के बुश कट जाते हैं इन खड्डों में। तो हम तो बहुत परेशान हैं। हमें शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शीघ्र ही इस कार्य को शुरू किया जाए। हरिद्वार जीआरपी ने फ्रेंडशिप ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाकर युवकों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मई महीने में बिहार में रहने वाले ऋषभ के साथ लूट की वारदात हुई थी। आरोपियों ने ग्राइंडर नाम की फ्रेंडशिप ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाकर ऋषभ से दोस्ती की, फिर उसे मिलने के लिए हरिद्वार बुलाया। जब ऋषभ हरिद्वार पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की, उससे कैश, एटीएम और गोल्ड की चेन छीन ली। ऋषभ ने अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन में मामले की शिकायत उसने दर्ज कराई, जिसके बाद जीआरपी ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी फरार बताए गए। 5,000 रुपए कैश इन आरोपियों से, एक बाइक और कुछ आधार कार्ड भी मिले हैं। रानीखेत के चौबटिया उद्यान गार्डन को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है। 106 हेक्टेयर में फैला गार्डन में सेब, आड़ू सहित दर्जनों फल और फूलों की प्रजाति है। पहाड़ में शांति के लिए हजारों की संख्या में रानीखेत सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटक आते हैं और अब पर्यटकों को चौबटिया गार्डन ले जाने की तैयारी है। पहाड़ की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर्यटन पर ही निर्भर है। राज्य की सरकार और कई एजेंसियां नए नए पर्यटन स्थल को विकसित कर रही हैं। सरकारों की बेरुखी, अधिकारियों की लापरवाही का शिकार बना चौबटिया गार्डन अब पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा। इसके लिए गार्डन में ही 1 दर्जन हट बनाए जा रहे हैं, जहां कुछ दिनों तक पर्यटक रुककर पहाड़ की शांत वादियों का आनंद ले सकेंगे। जो टूरिस्ट है वो प्रकृति का आनंद लेना चाहता है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य इस गार्डन का अपने आप में अलग है। पूरा हिमालय यहाँ से दिखाई दिखता है। यहाँ पर टूरिस्टों के लिए 8 हट प्रस्तावित हैं। हमारी कोशिश होगी कि शीघ्र उन 8 हटों को बनाया जाए ताकि आए टूरिस्ट यहाँ ठहरे भी। और कुछ सेना की वजह से टूरिस्टों को आने में यहाँ पर दिक्कत कभी कभी होती है। एक वैकल्पिक मार्ग की बात यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे सुझाई। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को उम्मीद है कि गार्डन में पर्यटकों के आने से उनकी आजीविका बढ़ेगी। रानीखेत का चौबटिया गार्डन रानी झील समेत कई पर्यटन स्थल हैं, जहां पर्यटक आते हैं और शांत वादियों का लुत्फ उठाते हैं। 105 एकड़ या ऐसी कुछ जमीन यहाँ की है और अगर इसको डेवलप किया जाए पूरा प्रॉपर तरीके से, रोप वे लगाए जाएं, वो लगाए जाएं, तो पर्यटन यहाँ बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आएगा और जिससे सरकार की आमदनी भी होगी।
पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अगर सरकार इसमें काम कर रही है और करेगी तो इसमें बहुत अच्छा स्वरोजगार बढ़ाने का मौका मिलेगा और पर्यटन यहाँ पे बहुत विकसित होगा। चौबटिया गार्डन से ही सेब की प्रजातियों को लेकर हिमाचल में स्थापित किया था। आज हिमाचल सेब के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन चौबटिया के सेब गार्डन को शोध के साथ ही पर्यटकों के लिए भी विकसित किया जा रहा है, जिससे गार्डन की आय बढ़ेगी और अधिकारियों की फौज को लाभ मिलेगा।